हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो प्रिज्म की डिस्कशन हम लोग कर रहे थे प्रिज्म का, और इस वीडियो में बच्चों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केस ऑफ नो इमरजेंस एंड केस ऑफ वन इमरजेंस। नो इमरजेंस समझिए, नाम से समझ में आ रहा है। वन इमरजेंस थोड़ा सा दुविधाजनक नाम है। वन इमरजेंस, नो इमरजेंस का मतलब है कोई इमर्ज ना कर पाए। तो अगर मैं सिंपल बात करूं तो एक हमारे पास अगर प्रिज्म है, ठीक है ना, एक प्रिज्म अगर हमारे पास है और इस सरफेस से अगर हमने लाइट रे डाली इस सरफेस से किसी भी एंगल पे, तो वो इस सरफेस से निकल ना पाए, मतलब उसका इस पे TIR हो रहा है। कोई भी लाइट रे, ये वाली लाइट रे हो, चाहे ये हो चाहे ये हो, नो इमरजेंस मतलब किसी भी लाइट रे को इस सरफेस से बाहर आने की इजाजत नहीं है, एमर्ज होने की परमिशन नहीं है। इस सिचुएशन में जो कंडीशन बनेगी दैट विल बी द कंडीशन ऑफ नो इमरजेंस। वन इमरजेंस का मतलब है ओनली वन लाइट रे इज एबल टू पास थ्रू दिस प्रिज्म, है ना। इस सरफेस से केवल भेजेंगे और केवल एक लाइट रे इस सरफेस से आ पाएगी, है ना। तो अगर किसी लाइट रे को निकलने की परमिशन नहीं है तो कैसे अप्रोच करें, क्योंकि हमारे पास इनफाइनाइट लाइट रेज हो सकती हैं आई की डिफरेंट वैल्यूज पे। तो कैसे अप्रोच करा जाए, तो चलो उल्टा अप्रोच करते हैं। बहुत सिंपल तरीका है यार। सोचो कोई भी लाइट रे जो यहां पे ऐसे आ रही होगी, मैं अभी यहां पे कैसे आ रही है नहीं बना रहा हूं, इंसिडेंट नहीं बना रहा हूं, TIR कराना है, किसी को इमर्ज होने नहीं देना है। तो R2 की वैल्यू फॉर ऑल रेज ग्रेटर देन होनी चाहिए क्रिटिकल एंगल से। मैं मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए इधर एयर है और इधर भी एयर है ना। अभी मैं फिर बाद में अलग अलग मीडियम करके भी इस कंडीशन को निकलवाऊंगा। सभी किरणों के लिए, सभी लाइट रेज के लिए जो R2 की वैल्यू है वो क्रिटिकल से बड़ी होनी चाहिए, तभी तो TIR होगा। सब लोगों को याद होना चाहिए, मैं पढ़ा चुका हूं कि TIR होने के लिए डेंसर से रेयर में मीडियम लाइट रेज आती तभी TIR होता है। और दूसरी कंडीशन ये थी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, फटाफट दिमाग की बत्ती जला लो, चलो। लेकिन यार R2 की तो बहुत सारी लाइट रे होंगी, सबके लिए चेक करते जाएंगे, अबे तुम्हारे लिए बताओ क्रिटिकल से बड़ा है कि नहीं, तुम्हारे लिए बताओ। ऐसा नहीं हो सकता ना मुन्ना। तो याद करो वो दिन जब हमने एक सवाल कराया था TIR के वीडियो में, याद करो, दिमाग की बत्ती जलाओ। ये वाला एक सवाल कराया था, रॉड वाला, ऐसा कुछ था, यहाँ से लाइट रे जा रही थी ढेर सारी, है ना। तो हमने कहा था सबका TIR हो जाए। तो यहाँ पर एक दिमाग लगाया था हमने, दिमाग ये लगाया था कि जिस लाइट रे के लिए R2 की एंगल की वैल्यू सबसे छोटी होगी, है ना, अगर उसका TIR हो गया तो बाकियों का TIR तो हो ही जाएगा। मतलब शर्त सिर्फ इतनी थी कि R2 की मिनिमम वैल्यू क्रिटिकल एंगल से बड़ी होनी चाहिए। भैया बताओ होनी चाहिए कि नहीं? हाँ, समझ गए होगे भैया, समझ गए होगे। अरे ये नीचे का थोड़ा, तो भैया R2 की मिनिमम वैल्यू क्रिटिकल से बड़ी होनी चाहिए तभी ये TIR होगा, है ना। और सिर्फ इसका ही नहीं होगा, सबका होगा। सबका कैसे होगा? अबे इससे जो सबसे छोटी वैल्यू है वो भी क्रिटिकल से बड़ी है, इससे छोटा तो कुछ है नहीं, इससे सब बड़ी वैल्यू होंगी तो अपने आप क्रिटिकल से बड़ी हो जाएंगी। और क्रिटिकल से बड़ा कर दिया तो क्या हो गया? TIR हो गया। समझ गए होगे, वेरी गुड। तो भैया R2 की सबसे छोटी वैल्यू हो क्या सकती है? तो तुम बड़े समझदार व्यक्ति लगते हो हमको। A = R1 + R2, यार समझ ही गए होगे बिना बताए हमारे कि भैया R2 मिनिमम तब होगा। सब भाई R1 + R2 फिक्स है, R2 बढ़ाओगे R1 घटेगा, R2 घटाओगे R1 बढ़ेगा। तो R2 की मिनिमम वैल्यू करने के लिए R1 मैक्सिमम होगा। मतलब मैं कह सकता हूं R2, ऐसे लिखूंगा मैं लैंग्वेज में, R2 विल बी मिनिमम व्हेन R1 इज मैक्सिमम। अच्छा, वेरी गुड। चलो R1 ये दिखा लेते हैं फोटो में। फोटो थोड़ी छोटी है, थोड़ा यार ध्यान रखना, नजरें थोड़ी गड़ा के देखना। ये एंगल R1 है और ये आई। अब हमने कहा भैया R1 मैक्सिमम क्या हो सकता है, ठीक है ना। तो R1 मैक्सिमम तब होगा, स्नेल्स लॉ सीधे सीधे जुड़ा हुआ है, 1 sin I = μ sin R1, है ना। तो R1 अगर मैक्सिमम तब होगा जब I मैक्सिमम होगा। तो मैं यहां एक बात और लिख लेता हूं कि R1 इज मैक्सिमम व्हेन I इज मैक्सिमम।
ठीक है भैया, यहाँ तक बात समझ गए? समझ लो, दिमाग में चला लो क्या बोल रहे हैं, जल्दी समझ लो फटाफट है। चलो, तो हमने क्या कहा कि पहले तो हमने कहा सबका टीआईआर कराना है, सबके लिए उसका टीआईआर करा दो, जिसका एंगल सबसे छोटा होगा उसका टीआईआर हो गया तो सबका हो जाएगा, क्योंकि बाकी एंगल बड़े होंगे अपने आप क्रिटिकल से बड़े हो जाएंगे। तो हमने कहा R2 की मिनिमम वैल्यू करा, तो R2 मिनिमम कब होगा भैया? R2 मिनिमम तब होगा क्योंकि R1 मैक्सिमम होगा, बिकॉज A इक्वल टू R1 प्लस R2 है भैया। तो कह सकते हो कि जब R1 मैक्सिमम होगा तब R2 मिनिमम होगा और दोनों का सम A के बराबर होगा। ठीक है, तो हमने कहा भैया R1 मैक्सिमम कब होगा? तो स्नेल्स लॉ से जुड़े हैं दोनों I और R1, तो R1 मैक्सिमम तब होगा जब I मैक्सिमम होगा, और I की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 90 डिग्री या π/2 रेडियन हो सकती है। एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू 90 से ज्यादा नहीं हो सकती, दिस मैक्सिमम वैल्यू कैन बी 90 डिग्री। ठीक है ना, तो I की मैक्सिमम वैल्यू 90 डिग्री हो सकती। अब मैं सीधा सीधा बोलता हूं, जब I मैक्सिमम होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस मैक्सिमम होगा, तब R1 मैक्सिमम होगा। ठीक है, और जब R1 मैक्सिमम होगा तब R2 मैक्सिमम मिनिमम होगा, सॉरी, और R2 मिनिमम। अगर इसका TIR हो गया तो सबका हो जाएगा। मतलब अगर वो वाली लाइट रे जो ग्रेजिंग इंसिडेंस जा रही है, अगर ये लाइट रे प्रिज्म से निकल नहीं पाई तो कोई माइका लाल, कोई भी लाइट रे, कोई भी झांसी की रानी लाइट रे इस प्रिज्म को क्रॉस करके जा नहीं पाई। ठीक है, तो यार समझ लो ये नॉर्मल। ठीक है, इसका मतलब है हमें इस लाइट रे को TIR अगर करा दिया तो सबका TIR हो गया। तो ध्यान से देखो बेटा, बहुत ध्यान से, अब मैं यहां कुछ बोलने वाला हूं। तो पहली काम की क्वेश्चन ये थी कि R2 की मिनिमम वैल्यू R1 से। अब सुनो, हमने कहा I की मैक्सिमम वैल्यू 90 है, ये रेयर मीडियम है। रेयर मीडियम में जब 90 बनता है तो डेंसर मीडियम में बनता है क्रिटिकल। तो R1 की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी दैट विल बी क्रिटिकल एंगल के बराबर होगी। ठीक है, तो यहां से R2 की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? A माइनस R1 की मैक्सिमम वैल्यू, R2 इक्वल टू A माइनस R1। जब R1 मैक्सिमम होगा तब R2 मिनिमम होगा। तो R2 की मिनिमम वैल्यू A माइनस थीटा सी, जो कि R1 की मैक्सिमम वैल्यू थीटा सी है। और पहली इक्वेशन से तुम देख रहे हो कि R2 की मिनिमम वैल्यू क्रिटिकल से बड़ी होनी चाहिए, तो R2 की जो मिनिमम वैल्यू निकाली है वो A माइनस थीटा सी है, ये क्रिटिकल एंगल से बड़ी होनी चाहिए। तो यहां से इक्वेशन आ गया A शुड बी ग्रेटर देन 2 थीटा सी। यानी जब एंगल ऑफ प्रिज्म 2 टाइम्स ऑफ क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा तो कोई भी लाइट रे पास नहीं हो पाएगी, कोई भी लाइट रे पास नहीं हो पाएगी। ठीक है बेटा, और ध्यान रखना ये वाली लाइट रे अगर इसका पास होना सबसे आसान होता, क्यों? क्योंकि इसके लिए R2 की वैल्यू मिनिमम होती है। अगर ये पास नहीं हो पाई तो कोई, इसको चाहो तो थोड़ा सा कंडीशन ये याद कर लो बेटा, याद कर लो इसको, इसमें सवाल आएगा, न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव आएगा, डायरेक्ट कर सकते हो, याद कर डालो। ठीक, तो चलो साइन थीटा लगा लो दोनों तरफ। तो अगर साइन थीटा लगाएंगे तो देखो यहां से A/2 शुड बी ग्रेटर देन थीटा सी। इसको यहां घुमा के बना लेते हैं, साइन ले लिया दोनों तरफ, जगह नहीं दिख रही, शायद तुमको दिख नहीं रहा होगा, कहां लिखें यहां लिख लेते हैं। कंडीशन क्या आई? A शुड बी ग्रेटर देन 2 थीटा सी, तो ऐसे लिख लें A/2 शुड बी ग्रेटर देन थीटा सी। साइन ले लो, साइन 0 से 90 डिग्री के बीच में साइन थीटा का ग्राफ देखो, चलो सब लोग को जानते हो, ये 0 से 90 इंक्रीजिंग है, थीटा बढ़ा तो साइन बढ़ा, तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। फिर बेटा यहां से क्या आएगा? साइन थीटा सी को मैं 1/μ लिख सकता हूं, तो साइन A/2 ग्रेटर देन 1/μ, तो यहां से पलट देता हूं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, तो म्यू विल बी ग्रेटर देन कॉसेक A/2। तो यहां से भी एक कंडीशन आ जाती है, पर ये कंडीशन से ज्यादा ये आसान मुझे लगता है याद रखना, इसको याद रख लो, साइन तो दोनों तरफ तुम ले ही लोगे। ठीक है ना, तो इस पे ए देकर म्यू पे कंडीशन पूछ सकता है, कहेगा एक प्रिज्म है उसका एंगल 60 डिग्री इक्विलैटरल प्रिज्म है, तो बताओ म्यू में क्या कंडीशन होनी चाहिए ताकि कोई नो इमरजेंस, कोई लाइट रे पास ना हो पाए। तो म्यू विल बी ग्रेटर देन cosec 30, यानी म्यू विल बी ग्रेटर देन 2। ये भाई सब दिखे सीधे अंगुलियों पे सवाल सॉल्व हो गया, हथेली पे हमारे, फटाक से सॉल्व कर सकते हो बेटा। तो नो इमरजेंस की कंडीशन है A शुड बी ग्रेटर देन 2 थीटा सी। What about वन इमरजेंस? वन इमरजेंस का क्या मतलब है? तो चलो यहां देख लो, वन इमरजेंस का मतलब यह है कि सिर्फ एक लाइट रे पास हो, सिर्फ एक लाइट रे, दूसरी कोई ना पास हो पाए, दूसरी कोई ना। यानी जो R2 मिनिमम वाली लाइट रे थी, जो हमारी ग्रेजिंग इंसिडेंस वाली लाइट रे थी, वो जस्ट पास हो जाए,
यहाँ पर ये भी कह सकते हो कि मिनिमम और मैक्सिमम डेविएशन का केस सेम हो जाएगा, मिनिमम डेविएशन भी है ये, मैक्सिमम डेविएशन भी है, मतलब देयर इज ओनली वन डेविएशन, ठीक है, क्योंकि एक ही लाइट रे अगर पास हो पा रही है तो डेविएशन की भी एक फिक्स वैल्यू हो जाएगी उस केस में, ठीक है। तो ये वाली लाइट रे बेटा, यहाँ पर आई और आई दोनों, ये वाली लाइट रे जो ग्रेजिंग इंसिडेंस है वो ग्रेजिंग इमरजेंस कर रही है, ठीक है। अब तुम देखो इसको 90 से, भाई अदर पॉसिबिलिटीज क्या है, यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री, 90 से बढ़ा तो सकते नहीं, कम कर सकते हो, इसको कम करके देख लो। तो अगर इसको कम करोगे तो ये कम हो जाएगा, ये कम करोगे तो ये बढ़ जाएगा, तो ये TIR हो जाएगा। यानी कि इस सिचुएशन में इसे मैं वन इमरजेंस डायग्राम कहता हूं, वन इमरजेंस डायग्राम। और इस सिचुएशन में आपकी सिर्फ और सिर्फ एक लाइट रे पास हो पा रही है, मतलब इस डायग्राम के करस्पॉन्डिंग अगर मैं कैलकुलेशन कर दूं, सॉल्व कर दूं, तो जो भी कंडीशंस बनेंगी वो वन इमरजेंस कंडीशन कहलाएंगी। वन इमरजेंस कंडीशन का मतलब है ओनली वन लाइट रे इज एबल टू पास थ्रू द प्रिज्म, नो अदर लाइट रे विल बी एबल टू पास थ्रू द प्रिज्म, राइट। तो यहां से बच्चों जो भी कंडीशन आएगी, अब सुनो देखो थोड़ा देख लो यार, ये अगर 90 है तो ये क्रिटिकल होगा, ये भी क्रिटिकल होगा, इधर रेयर में 90 है, डेंसर में क्रिटिकल होगा, तो तुम R1 R2 दोनों क्रिटिकल हैं यहाँ पे, तो A की वैल्यू तुम देख सकते हो R1 प्लस R2, तो एक तरह से देखा जाए तो A इक्वल टू 2 थीटा C है यहाँ पर। मतलब अगर A इक्वल टू 2 थीटा C है तो ओनली वन लाइट रे विल बी एबल टू पास थ्रू द प्रिज्म, ग्रेजिंग इंसिडेंस जाएगी, ग्रेजिंग इमरजेंस निकलेगी, इसे वन इमरजेंस कंडीशन बोलते हैं। और अगर A ग्रेटर देन 2 थीटा C है तो ये वन इमरजेंस है, दिस इज योर वन इमरजेंस। और अगर A ग्रेटर देन 2 थीटा C है तो नो इमरजेंस, मतलब इसको भी हमने नहीं पास होने दिया तो कोई नहीं पास होगा, दिस इज नो इमरजेंस। कई बार क्या होता है, नो इमरजेंस से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हम वन इमरजेंस डायग्राम बना लेते हैं, फिर इनइक्वालिटी डिसाइड कर देते हैं अगर इनइक्वालिटी में सॉल्व नहीं करना चाहते तो। ओके बच्चों, तो दिस इज वन इमरजेंस एंड नो इमरजेंस। अच्छा बच्चों, यहां पर एक छोटी सी सिचुएशन और है कि यहां तो अभी हमने लिया है कि दोनों तरफ एयर है या प्रिज्म के दोनों तरफ सेम मीडियम है, अगर लिक्विड भी है, कोई रिलेटिवली रेयर मीडियम है तो इस तरफ सेम मीडियम है। अगर नो इमरजेंस की अगर हम बात करें तो अगर इस तरफ μ1 हो, ये प्रिज्म हो, डेंसर मीडियम हो, ये μ2 हो, और म्यू प्रिज्म ग्रेटर देन μ1, म्यू प्रिज्म ग्रेटर देन μ2, तो फिर ये क्रिटिकल एंगल की वैल्यू अलग अलग हो जाएगी, तो तब भी डायग्राम वही रहेगा। वन इमरजेंस का मतलब ये लाइट रे ग्रेजिंग जा रही, ग्रेजिंग निकल रही, उस सिचुएशन में थीटा C1 थीटा C2 अलग अलग होगा, और वन इमरजेंस की कंडीशन आएगी A इक्वल टू थीटा C1 प्लस थीटा C2। ये कंडीशन है, कंडीशन ऑफ वन इमरजेंस। यहां पर साइन थीटा C1 हो जाएगा μ1 अपॉन म्यू प्रिज्म, और साइन थीटा 2 हो जाएगा μ2 अपॉन म्यू प्रिज्म, ठीक है। यहां से थीटा C2 और थीटा C1 की वैल्यू आप निकाल सकते हो। और नो इमरजेंस की कंडीशन क्या बन जाएगी बेटा, अगर इसका TIR कराना है तो वो सिंपल कंडीशन बन जाएगी A शुड बी ग्रेटर देन थीटा C1 प्लस थीटा C2 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो बस वही है कि अगर दोनों तरफ मीडियम सेम होता है तो दोनों तरफ के क्रिटिकल एंगल की वैल्यू बच्चा सेम होती है, उस केस में थीटा C1 थीटा C2 बड़ा। तो ये चाहो तो आप इसको भी याद रख सकते हो, बट जनरली जो सवाल बनता है हमारे उसमें तो जनरली दोनों तरफ का मीडियम सेम ही लिया जाता है। तो बट अगर अलग अलग मीडियम दे दिया जाए तो दिस इज कंडीशन ऑफ नो इमरजेंस एंड दिस इज कंडीशन ऑफ वन इमरजेंस, ठीक है। तो इस तरह से आप इस कैलकुलेशन को कर सकते हैं। बच्चों एक मैं और बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं इस पर्टिकुलर केस के साथ साथ। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जेईई में राइट एंगल्ड प्रिज्म का क्वेश्चन आता है, तो मैं आपको एक जुगाड़ देने वाला हूं। जुगाड़ क्या, कैलकुलेशन को थोड़ा आसान बनाने के लिए मैं आपको एक इक्वेशन डिराइव करा के दे दूंगा और आप उस इक्वेशन का यूज करके डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पे तो सिंपल क्वेश्चन बन ही सकता है, वो आप देख सकें कैसे बनेगा। तो मैं आपको यहां पर एक, आप ऐसा समझ लो कुछ एक बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन देने वाले हैं हम लोग राइट एंगल्ड प्रिज्म के लिए। तो राइट एंगल प्रिज्म या राइट एंगल्ड प्रिज्म की अगर हम बात करें बेटा, तो सपोज बच्चों हमारे पास एक प्रिज्म है जिसका एंगल ऑफ प्रिज्म 90 डिग्री है। ये म्यू प्रिज्म है, इधर μ1 है, इधर μ2 है, ठीक है। इस तरह से याद कर लेते हैं, या μ1 μ2 μ3 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक जनरल इक्वेशन देने वाला हूं, कोई किसी कॉन्सेप्ट से लेना देना नहीं है, कुछ सवालों के कैलकुलेशन को आसान कर देगा। ऐसा मैंने देखा है कि जेईई में अक्सर क्वेश्चन पूछ लेता है, तो मैं भी दिखाऊंगा क्वेश्चन कैसे आसान बनता है। तो सबसे पहले तो इसके लिए मैं यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगा देता हूँ। मान लो कोई भी I1 पे लाइट रे गई या I पे लाइट रे आ रही है, ये R1 है, ये R2 है और ये E पे लाइट रे निकल रही है। तो फर्स्ट सरफेस पे ये A की वैल्यू 90 डिग्री है,
फर्स्ट सरफेस पे स्नेल्स लॉ हमने लगाया, तो ये है म्यू साइन आई इज इक्वल टू म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू पी साइन R1, R2 इज इक्वल टू ए माइनस R1, मतलब 90 माइनस R1 होगा बेटा। ओके, समझते रहना यार। यहाँ स्नेल्स लॉ लगाएंगे, चूंकि इक्वेशन बार बार रिपीट हो रही है इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लिख रहा हूँ, उसको समझा नहीं रहा हूँ। ये म्यू साइन R2 और ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा, सॉरी, म्यू पी साइन R2 इज इक्वल टू, बाहर है 1 साइन ई, इस सरफेस पे लगा दिया ना, म्यू पी साइन R2 इज इक्वल टू 1 साइन ई, म्यू 2 साइन ई, सॉरी म्यू 2 है यहाँ पे, एयर नहीं है, म्यू 2 है। R2 की वैल्यू लिख देते हैं, तो म्यू पी साइन 90 माइनस R1, R2 इज इक्वल टू 90 माइनस R1, म्यू 2 साइन ई, तो इट इज म्यू पी कॉस R1 इक्वल टू म्यू 2 साइन ई, ये सेकेंड इक्वेशन है। इन दोनों को होल स्क्वायर करके जोड़ दे रहा हूं मैं, तो देखो ये आ रहा है म्यू पी स्क्वायर साइन स्क्वायर R1, ठीक है, इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर आ जाएगा, और मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूं, इसका स्क्वायर कर रहा हूं और ऐड कर दे रहा हूं, तो म्यू पी स्क्वायर साइन स्क्वायर R1 प्लस म्यू पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर R1, राइट साइड में आएगा, इसका स्क्वायर जो है वो इसके स्क्वायर के सम के बराबर है, म्यू वन स्क्वायर साइन स्क्वायर R1 साइन स्क्वायर I प्लस म्यू 2 स्क्वायर साइन स्क्वायर ई। आप देखें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, म्यू पी स्क्वायर कॉमन होके कैंसिल आउट हो जाएगा, तो म्यू पी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू 1 साइन आई का होल स्क्वायर प्लस म्यू 2 साइन आई का होल स्क्वायर, ई का होल स्क्वायर, सॉरी, ये इक्वेशन है सिंपल। म्यू 1 क्या है, म्यू 1 साइन आई, इधर का मीडियम, इधर का एंगल ऑफ इंसिडेंस, इधर का मीडियम, इधर का एंगल ऑफ इमरजेंस, म्यू 1 साइन आई का स्क्वायर प्लस म्यू 2 साइन ई का स्क्वायर इक्वल टू म्यू पी स्क्वायर। इसको मैं रटने का बहाना बनाने के लिए इसको मैं राइट एंगल प्रिज्म है, इट इज समथिंग ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर टाइप लिखा हुआ है, तो इसको मैं पाइथागोरस थ्योरम बुला देता हूं प्यार से, ठीक है, राइट एंगल प्रिज्म की पाइथागोरस थ्योरम है, और इस क्वेश्चन से आप डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इस इक्वेशन को अप्लाई करके, ठीक है ना। तो अगर आप चाहो तो याद कर लो, कभी कभी आपका 20-25 सेकेंड, 1 मिनट 2 मिनट बचा सकता है, नहीं याद रखना है तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपकी मर्जी, अगर आप पूरा कैलकुलेशन करना चाहते हैं, ठीक है। तो चलो देखो कैलकुलेशन में दिखाता हूं कि कैसे आपका ये कैलकुलेशन आसान कर सकती है। जैसे मान लो बच्चों एक क्वेश्चन हमसे पूछा जाए, एक हमारे पास राइट एंगल प्रिज्म है एंड दिस एंगल, दिस इज म्यू 1, दिस इज म्यू 2, दिस इज म्यू 3, यहां पर कोई लाइट रे डाली हमने, देयर इज नो एंगल गिवन, तो हमने कहा फाइंड आउट कंडीशन फॉर नो एमरजेंस, नो एमरजेंस एंड वन एमरजेंस। नो एमरजेंस की कंडीशन क्या होगी, म्यू 1, म्यू 2, म्यू 3। तो बच्चों मैं अक्सर कहता हूं कि नो एमरजेंस को सॉल्व करने के लिए आप वन एमरजेंस डायग्राम बनाइए, पहले एक लाइट रे को पास करा लीजिए, ये लाइट रे है, ग्रेजिंग जाएगी, ग्रेजिंग इंसिडेंस होगी, है ना, आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस दोनों 90 डिग्री होंगे, मतलब ये लाइट रे अगर नहीं पास हो पाई तो कोई नहीं पास हो पाएगा, अगर सिर्फ यही पास हो रही तो वन एमरजेंस डायग्राम कहलाता है, इसके अलावा फिर कोई दूसरी पास नहीं होगी। इस कंडीशन में अगर मैं चाहूँ, ये एंगल ऑफ प्रिज्म 90 डिग्री है, इस परिस्थिति में, इस डायग्राम के लिए अगर मैं कंडीशन निकालना चाहूँ तो ये 90 डिग्री है और यहाँ भी 90 डिग्री है ना, ये भी 90 डिग्री है। तो चलो इक्वेशन लगाता हूँ, मैं ये इक्वेशन लगा देता हूँ, तो म्यू 2 स्क्वायर, प्रिज्म है म्यू 2, म्यू 1 साइन 90 का स्क्वायर प्लस म्यू 2 साइन 90 का स्क्वायर, तो तुम देखो म्यू 2 की वैल्यू आ रही है अंडर रूट म्यू 1 स्क्वायर प्लस म्यू 3 स्क्वायर, ठीक है। अब तुम्हें इसको भी, अगर ये वन एमरजेंस के लिए कंडीशन है कि अगर म्यू 2 की वैल्यू ये है तो ओनली वन लाइट रे इज एबल टू पास थ्रू द प्रिज्म, बट अगर ये भी इससे बड़ा हो जाए, म्यू 2 शुड बी ग्रेटर देन, विल बी ग्रेटर देन म्यू 1 स्क्वायर प्लस म्यू 3 स्क्वायर, तो फिर नो एमरजेंस हो जाएगा। अगर मैंने बीच वाले को डेंसर को और डेंसर कर दिया तो डेफिनेटली TIR हो जाएगा, तो म्यू 2 विल बी ग्रेटर देन दिस वैल्यू, दिस इज नो एमरजेंस कंडीशन, नो एमरजेंस कंडीशन बेटा, ठीक है ना। तो आपने देखा कि मैंने सिर्फ एक लाइन में इसका आंसर निकाल दिया, नहीं तो आप क्या करते, ये डायग्राम बनाते, किसने स्लो यहाँ लिखते, यहाँ लिखते, कुछ ज्योमेट्रिकल इक्वेशन लिखते, इक्वल टू R1 प्लस R2, वो सब काम करके ही हमने इस इक्वेशन को प्रूफ किया है। तो ध्यान रखो कि टाइम मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है जेईई में। 90% 80% स्कोर करने वाले बच्चे वही होते हैं जो बहुत सारे क्वेश्चन को क्विकली अटेम्प्ट करें। तो कॉन्सेप्ट आना तो प्राइमरी चीज़ है, बट टाइम मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना कम से कम टाइम में आप कैलकुलेशन कर पा रहे हो। चलो मैं एक कैलकुलेशन और देता हूँ,
मैंने कहा कि ये म्यू की वैल्यू 1 है, ये μ2 की वैल्यू, ये म्यू है कुछ प्रिज्म का और इधर की वैल्यू 2 है। ये एंगल 90 डिग्री है और ये लाइट रे हमने ऐसे डाल दी जस्ट, ये सपोज 30 डिग्री पे डाल दी। हमने कहा बताइए μp में कंडीशन क्या होनी चाहिए ताकि ये लाइट रे पास ना हो पाए, प्रिज्म से पास ना हो, इसका TIR हो जाए। तो अब ये नो डाउट मैक्सिमम डेविएशन से रिलेटेड है। अगर जस्ट पास कराना है तो ग्रेजिंग निकलेगी, पास नहीं कराना तो TIR होगा। किसी एंगल पे लाइट रे ग्रेजिंग निकलती थी, हालांकि दोनों तरफ मीडियम अलग अलग है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि मैक्सिमम डेविएशन का केस है इन जनरल, ठीक है ना। बट इस अगर जस्ट निकल रही है तो ऐसे, और नहीं निकल रही है तो TIR हो रहा है, ठीक है ना। तो अब ये डायग्राम हमने बना लिया कि लाइट रे जस्ट निकलेगी तो म्यू की किस वैल्यू पे जस्ट निकल रही है यहाँ से, उससे अगर मैं बड़ा कर दूंगा, डेंसर को और डेंसर कर दूंगा तो TIR हो जाएगा। तो ये डायग्राम सबको क्लिक करेगा कि किस हमें म्यू में कंडीशन पूछी ताकि लाइट रे ये जस्ट बाहर ना जा सके। तो हमने कहा चलो जस्ट बाहर निकाल देते हैं। अब ये एंगल 90 डिग्री है, आप कैलकुलेट करने बैठेंगे लेकिन हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो 1 sin 30 का होल स्क्वायर प्लस राइट साइड में क्या है 2 sin 90 का होल स्क्वायर इक्वल टू μp स्क्वायर। तो देखिए भाई साहब μp की वैल्यू ये 1/4 और प्लस 4, तो इट इज 17/4 आ रहा है। तो μp की वैल्यू √17 डिवाइड बाई 2। इस μp की इस वैल्यू पे ये लाइट रे जस्ट बाहर आएगी प्रिज्म से। लेकिन बच्चों देख लेना, है कैलकुलेशन शायद छुप गया होगा थोड़ा सा, पर कैलकुलेशन कर सकते हो। तो μp की वैल्यू अगर √17/4 अंदर कर देता हूं, इससे बड़ा है तो ये लाइट रे का TIR हो जाएगा, और छोटा है तो लाइट रे बाहर जाएगी। तो जितने भी प्रिज्म आपकी 90 डिग्री वाली प्रिज्म के क्वेश्चन होंगे, वो सारे क्वेश्चन आप इस पाइथागोरस थ्योरम से डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है बच्चों, इसको आप लोग को बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से समझते हुए अप्रोच करना है, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझ लो, नोट्स बनाते चलो यार, ठीक है। और तुम लोगों के लिए पूरी मेहनत की जा रही है बेटा। तो अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं, तुम्हारे लिए वाकई हेल्पफुल हैं, तो यार वीडियो को लाइक किया करो, ठीक है। हो सके अपने दोस्तों को बताओ, शेयर कर दो सबसे, जितने ज़्यादा कर सकते हो। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना। क्योंकि जो भी हम कंटेंट इसमें डालेंगे, जितना भी डालेंगे, बहुत सॉलिड कंटेंट डालेंगे, प्रॉपर सीक्वेंस में डालेंगे, ठीक है। और मैंने अभी सोचा है कि मैं इस चैनल पे SC वर्मा, इरोडोव, IIT JEE के प्रीवियस ईयर के कई साल, जो भी 40-42 साल के पेपर हैं, इन सबके सोल्यूशन चैप्टर वाइज बहुत सीक्वेंस में डालने वाला हूं। तो इस चैनल पे आपको बहुत सारी मदद मिलने वाली है, ठीक है। अब इस चैनल बना है तो इस पे काम होता रहेगा बेटा। तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को फैला दो ताकि मैक्सिमम लोगों को मदद मिल सके। ओके बच्चों, थैंक यू।